जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है श्वसन तंत्र। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि श्वसन आखिर होता क्या है। श्वसन एक ऑक्सीकारक एवं ऊर्जा प्रदान करने वाली क्रिया है। पहले श्वसन अंग के बारे में, श्वसन अंग क्या होते हैं और किस किस में कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं। देखिए, स्तनधारियों के श्वसन अंग की बात करें तो स्तनधारियों का प्रमुख श्वसन अंग है फेफड़ा। स्तनधारियों का प्रमुख श्वसन अंग है फेफड़ा। उसके बाद में केंचुआ, ये अपनी स्किन से भी श्वसन कर सकता है। ये केंचुआ जो है ये अपनी स्किन से ही श्वसन करता है। उसके बाद में मछली, क्लोम। क्लोम हिंदी में क्लोम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको गिल्स। इसी को गलफड़ भी कहते हैं। जो मछलियों के साइड में यहाँ पे गलफड़ होते हैं, मछली उससे श्वसन करती है, मछली क्लोम से। कीट अपना श्वसन करते हैं श्वास नाल में, ट्रेकिया। कीट अपना श्वसन ट्रेकिया में ही संपूर्ण कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं मेढक की। मेढक जो है ये गलफड़ से भी श्वसन करता है, त्वचा से भी श्वसन करता है और फेफड़ों से भी। कब करता है? जब मेढक एक लार्वा होता है, लार्वा के रूप में होता है जब, तब ये क्लोम की मदद से श्वसन करता है। उसके बाद में जब बारिश के मौसम से पहले जब मेढक अपने आप को जमीन में धंसा लेता है, जमीन में चला जाता है, मिट्टी के अंदर खुद को दबा लेता है, तब ये करता है त्वचा की सहायता से। किसकी सहायता से करता है श्वसन? त्वचा की सहायता से। और जब वो भूमि पर होता है, पृथ्वी पर होता है जब, तब वो करता है भूमि पर, तब वो करता है फेफड़े की मदद से श्वसन। और हम बात करने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र की। मनुष्यों का प्रमुख श्वसन अंग होता है फेफड़ा। और ये देख रहे हैं आप, नासिका मार्ग, ग्रहणी, स्वर यंत्र, श्वासनाल और फेफड़े, ये सभी, ये यहाँ तक श्वास नाल तक, ये हमारे होते हैं सहायक श्वसन अंग। मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है हमारा मुख्य श्वसन अंग। और बाकी के जितने अंग इसमें और होते हैं वो सभी होते हैं सहायक अंग। इनके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक इसका। बात करते हैं अब हम सहायक अंगों की। सहायक अंगों के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा सहायक अंग है नासिका। नासिका बाहर की ओर 2 छिद्रों में खुलती है। नासिका, ये जो बाहर सबसे बाहरी भाग देखते हैं, इसको कहते हैं नासिका। ये बाहर की ओर 2 छिद्रों में खुलती है। इसमें बाल पाए जाते हैं, हेयर्स इसमें होते हैं, जो कि धूल कणों को अंदर जाने से रोकते हैं ताकि वो हमारी ट्रेकिया तक ना पहुंच पाए। उसके बाद में आते हैं हम, ये नासिका हुई। नासिका के पीछे जो कठोर सा भाग होता है, इसे हम कहते हैं नासा मार्ग, नेजल पेजेस। इसमें होते हैं श्लेष्मक ग्रंथियां होती हैं। इसमें जो श्लेष्मा का श्रावण करती रहती हैं, श्लेष्मा का श्रावण करती हैं जो, ये भी धूल कणों को, जो बिल्कुल छोटे छोटे धूल कण होते हैं जिन्हें बाल नहीं रोक सकते, जिन धूल कणों को बाल नहीं रोक सकते हैं, उनको श्लेष्मक ग्रंथियां चिपका लेती हैं अपने में, श्लेष्मक स्त्रावित करती हैं, जिसमें ये धूल कण चिपक जाते हैं और ट्रेकिया तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब इसके बाद फिर श्वास जाती है, वायु जो हम खींचते हैं अंदर, फिर वो जाती है श्वास ग्रहणी में, फिर वो जाती है ग्रहणी में, और ग्रहणी से होते हुए फिर यहां से ग्रहणी में आई, ग्रहणी से सीधे चली जाती है इधर स्वर यंत्र के पास। स्वर यंत्र में क्या होता है? स्वर यंत्र में, इसे हम घाटी भी कहते हैं। घाटी भी कहते हैं इसको हम।
जब यहाँ वायु आ जाती है फिर यहाँ पे इसे दो मार्ग मिलते हैं, ये ऐसे दो मार्ग मिलते हैं। एक तो होता है हमारा भोजन जाने के लिए, दूसरा होता है श्वास जाने के लिए। ये हो गया, एक तो हो गई हमारी आहार नाल, एक इधर वाली हो गई आहार नाल, दूसरी है हमारी श्वास नाल। तो अगर हम भोजन कर रहे हैं, हमने भोजन किया तो अब इधर से खाएंगे तो ये भी खुला है, ये भी खुला है, वो इसमें भी जा सकता है, उसका मन होगा तो इसमें भी चला जाएगा। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये हुई हमारी घाटी, इसको कहते हैं ग्लॉटिस। इसे कहते हैं ग्लोटिस या घाटी। इसके ऊपर उपास्थि का बना हुआ एक ढक्कन होता है जिसको कहते हैं घाटी ढापन, या ये होगी ग्लाटिस। इसके ऊपर जो ढक्कन होता है इसे कहते हैं एपिग्लाटिस। इस ढक्कन को कहते हैं एपिग्लॉटिस, ग्लाटिस एपिग्लॉटिस। जब हम भोजन करते हैं तो ये एपिग्लॉटिस जो है, जो इसको ऐसे बंद कर लेता है, बंद कर लिया इसको, ये ऐसा है। जब हमने भोजन खाया तो ये इसको बंद कर लेता है। भोजन कहाँ जाएगा? इधर हमारी आहार नाल में चला जाएगा। जब हम श्वास लेते हैं तो ये फिर से खुल जाता है। हमने यहां से श्वास ली, श्वास कहाँ गई? श्वास नाल में चली गई। तो जब भोजन करते हैं एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, श्वास लेते हैं एपिग्लॉटिस खुल जाता है। अब स्वर यंत्र होता है, ये एक बॉक्स जैसी संरचना होती है जो कि गर्दन में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये, जिसे इसे टेटुआ भी कहते हैं, स्वर यंत्र को कहते हैं टेटुआ भी कहते हैं इसको। इसकी आकृति पुरुषों में हल्की सी बाहर की ओर होती है, हल्की सी उभरी हुई होती है पुरुषों में, फीमेल्स में ज्यादा नहीं होती है। पुरुषों में हल्का सा उभरा हुआ होता है बाहर की ओर। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके बाद आता है ट्रेकिया में। वायु कहाँ आती है इसके बाद? ट्रेकिया में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए अब हम बात कर रहे हैं ट्रेकिया यानी श्वास नाल के बारे में। श्वास नाल की लंबाई मनुष्यों में 11 से 12 सेंटीमीटर होती है और ये गर्दन के सामने से जाते हुए वक्ष गुहा में जब प्रवेश करती है, जब ये वक्ष गुहा में प्रवेश करती है तब ये यहाँ से दो भागों में विभाजित हो जाती है। लेफ्ट चली जाती है, एक राइट आ जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। यहाँ तो थी ये ट्रेकिया है, ये है। यहाँ पे ये बन जाती है ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई है, इसको कहते हैं ट्रेकिया। श्वास नाल वक्ष गुहा में जब प्रवेश करती है तो वो दो भागों में विभाजित हो जाती है जिसे कहते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के ऊपर, ब्रोंकाई से श्वास नाल तक इसके ऊपर सी आकृति के ये उपास्थि के बने हुए छल्ले जैसे होते हैं, सी आकृति के। सी आकृति के क्या पाए जाते हैं? इस पे छल्ले पाए जाते हैं। इन छल्लों का काम होता है ये ब्रोंकाई और ट्रेकिया को पिचकने से बचाते हैं। जब इसमें मान लो कोई किसी समय पे जब इसमें वायु नहीं हो या वायु की कमी हो इसमें, तब इसको पिचकने से ये रोक लेते हैं। अगर नहीं होगी तो पिचक जाएंगे, तो ये इसको पिचकने से रोकते हैं। इन छल्लों का क्या काम होता है? ये इनको पिचकने से रोकते हैं। और ये पीछे की ओर खुले हुए होते हैं, ऐसे पूरे बंद नहीं होते, पूरी तरीके से बंद नहीं होते, ये पीछे खुले होते हैं
सी आकृति होती है इनकी। सी आकृति के छल्ले होते हैं ये, जो पीछे की ओर खुले होते हैं। इनका कार्य होता है, कार्य, इन छल्लों का कार्य क्या होता है? श्वास नली को पिचकने से रोकना। पिचकने से रोकने का काम होता है इनका। फिर इसके बाद में ये जो ब्रोंकाई है ये अपने अपने साइड की फेफड़ों में प्रवेश करती हैं। ये इस वाले फेफड़े में आ गई, ये इस वाले फेफड़े में आ गई। अब जब ये फेफड़ों में खुल गई तो वायु चली जाएगी फेफड़े के अंदर। कहाँ आ गई वायु? फेफड़े में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर इसके बाद में पढ़ते हैं लंग्स के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं फेफड़ों की संरचना के बारे में। फेफड़ों की संरचना, किसकी बात करने वाले हैं? फेफड़ों की संरचना। फेफड़ों की संरचना में हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो श्वास नली आई हुई है, ये श्वास नली यहाँ से आके दो ब्रोंकाई में विभाजित हो जाती है। इससे पहले बता चुका हूँ मैं। ये श्वास नली ब्रोंकाई में विभाजित हो जाती है, जिन्हें श्वसनी कहते हैं। फिर ये लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग्स में चली जाती है और राइट वाली राइट लंग्स में चली जाती है। जब हम बात करते हैं लंग्स की, तो इनका वजन, दोनों फेफड़ों का जो वजन है वो होता है 1.2 kg से 1.5 kg तक। कितना वेट हुआ इनका? 1.2 kg से 1.5 kg तक। समझ गए? 1.2 kg से 1.5 kg तक इसका वेट होता है। और इसमें जो राइट साइड में जो होता है लंग्स, इसकी ये हुआ राइट का, ये हुआ लेफ्ट का। राइट वाला जो है लेफ्ट की तुलना में बड़ा होता है। इसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं। राइट वाले में 3 लोब्स पाए जाते हैं, 1 2 3। ये संरचना में भी लेफ्ट की तुलना में बड़ा होता है। इसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं, 1 2 लोब हो गए। इसमें हो गए 3 लोब। आइए, जो राइट साइड का है, राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स से बड़ा होता है। राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स से बड़ा होता है। और जब ये राइट वाला बड़ा है तो इसमें 3 लोब, इसमें होंगे 3 लोब्स। कितने लोब्स हैं इसमें? 3। ये छोटा है, इसमें कितने होंगे? 2। दो लोब्स हो गए। बड़े वाले में 3, छोटे वाले में 2। अब इसकी बात करें तो फेफड़े के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? प्लूरा मेम्ब्रेन। इसके बीच में एक लिक्विड भरा रहता है।
फेफड़े, इस और इस झिल्ली के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है जिसे कहते हैं प्लूरल द्रव। क्या कहते हैं? प्लूरल द्रव। ये जो प्लूरल द्रव है ये इन दोनों फेफड़ों के बीच में घर्षण को कम करता है। इसका काम क्या है? दोनों फेफड़ों के मध्य लगने वाले घर्षण को कम करना। कौन कम करता है? प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्लूरल द्रव है वो प्लूरल द्रव, प्लूरल द्रव, इसका काम क्या होता है? घर्षण को कम करना। अब इसके बाद देखते हैं, ये इसमें जब फेफड़े में प्रवेश किया, श्वास नली ने जब फेफड़े में प्रवेश किया, ये जैसा इधर है इसके राइट साइड वाले दोनों एक जैसी होते हैं, इसके अंदर भी ऐसी ही ब्रोंकाइस पाई जाती है, इसमें भी और इसमें भी। इसके ऊपर ये जो गुच्छे जैसे दिख रहे हैं आपको, ये गुच्छे होते हैं वायु कोशिकाओं के, छोटे छोटे छेद होते हैं इनमें, ये बोली जाती हैं वायु कोशिकाएं। वायु कोशिकाएं। तो वायु कोशिकाओं का काम क्या होता है? वायु कोशिकाओं के पास में इनके बिल्कुल सटी हुई रक्त वाहिकाओं का जाल बिछा होता है। इसके ऊपर वायु कोशिकाओं के ऊपर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ होता है, जो कि यहाँ से वायु कोशिकाओं से वायु को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर जाती हैं ब्लड में। रुधिर कोशिकाएं जो हैं वो यहाँ से ऑक्सीजन को खींच के ब्लड में ले लेती हैं। ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन उसको लेके जाता है सेल्स तक, पूरे शरीर की हर एक सेल्स तक लेके जाता है, और फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, वो फिर से दे देता है एल्विलाई को, फिर से दे देता है, और एल्विलाई यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से जाके बाहर चली जाती है। ये हो गया एल्विलाई का काम। अब अपने फेफड़ों की संरचना पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ेंगे फेफड़ों की सामर्थ्य। फेफड़ों की सामर्थ्य, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बात करें फेफड़ों की सामर्थ्य की, फेफड़ों की सामर्थ्य की बात करें तो हमारे फेफड़ों में लगभग 2500 ml वायु हर वक्त भरी रहती है। 2500 ml वायु हर समय स्टोर रहती है हमारे लंग्स में। और प्रवाही वायु कहते हैं जो हम सांस लेते हैं, एक बार में 500 ml सांस ली, 500 ml वायु को हमने भरा सांस के अंदर, उसके बाद बाहर कर दिया, इसको कहते हैं प्रवाही वायु। प्रवाही वायु का मतलब जो अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, फिर से अंदर जा रही है, फिर से बाहर आ रही है, तो उसको कहते हैं प्रवाही वायु। और एक लंबी सांस में जब हम गहरी सांस भरते हैं तो उस गहरी सांस में लगभग 3500 ml या 3 लीटर से भी ज्यादा, 3 लीटर से ज्यादा वायु को हम 3 लीटर से ज्यादा वायु को खींच सकते हैं एक बार में। 3500 ml, 3 लीटर से भी ज्यादा वायु को एक बार में खींच सकते हैं गहरी सांस में। जब हम गहरी सांस लेते हैं तब इंस्पायरेशन कैपेसिटी जो हमारे लंग्स की होती है वो होती है 6000 ml की। 2500 ml पहले ही भरी हुई है, 3500 ml हमने फिर से खींच ली, कितनी हो गई? 6000 ml। तो इसको कहते हैं प्रश्वसन क्षमता या इंस्पायरेशन कैपेसिटी।
इंस्पायरेशन कैपेसिटी कितनी होती है हमारी? 6000 ml। 6000 ml। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए अब हम बात करने वाले हैं मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की, ब्रीथिंग इन ह्यूमंस। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास क्या होता है? श्वासोच्छ्वास को कहते हैं सांस लेने और छोड़ने की क्रिया। सांस को हमने अंदर लिया, फिर से बाहर छोड़ा, फिर से अंदर लिया, फिर से बाहर छोड़ा, इस क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और ब्रीथिंग जो है दो भागों में विभाजित किया जाता है। ब्रीथिंग को हम दो पदों में पढ़ते हैं, एक क्या हो गया? अंतःश्वसन और दूसरा निःश्वसन। अंतःश्वसन, दूसरा निःश्वसन। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब अंदर गया, अंदर गया तो उसे कहते हैं इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन बाहर गई सांस तो उसे कहते हैं एक्सपायरेशन यानी निःश्वसन। आइए देखते हैं इसको। अंतःश्वसन क्या होता है? वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। आयतन वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है तो बाहर का दबाव भी इस पे कम हो जाता है अंदर। जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, जब किसी चीज का आयतन ज्यादा होगा तो उसका दबाव भी कम हो जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और इसका जो है दबाव कम हो जाता है। दबाव कम हो जाता है तब वायुमंडल की वायु अंदर चली जाती है, हमारे फेफड़ों में चली जाती है। इस क्रिया को कहते हैं अंतःश्वसन। वायुमंडल की वायु जब हमारे लंग्स में जाती है तब इस क्रिया को कहते हैं अंतःश्वसन। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, दबाव कम हो जाता है, तब वायुमंडलीय वायु है वो हमारे फेफड़ों में चली जाती है। और इधर क्या होगा? वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा। दबाव जो है इसका वो बढ़ जाएगा। जब आयतन कम होगा तो दबाव बढ़ जाएगा। जब दबाव बढ़ेगा तब अंदर की जो है वायु जो हमने अंदर ली थी अभी अंतःश्वसन में, अब वो निःश्वसन के जरिए जब आयतन कम हो गया, दबाव भी बढ़ गया, वायुमंडल का दबाव हो गया कम, तो वो अंदर से बाहर की ओर चली जाएगी, जिसे कहते हैं निःश्वसन। बाहर निकलने की क्रिया को निःश्वसन, अंदर जाने की क्रिया को अंतःश्वसन। समझ में आया? अंतःश्वसन में वायु को अंदर खींचते हैं, निःश्वसन में वायु को बाहर भेज देते हैं। समझ में आ गया? अब देखते हैं जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग, सांस लेने में, सांस लेना और सांस छोड़ना दो क्रियाएं करते हैं हम श्वासोच्छ्वास के जरिए। इसमें पहली क्रिया में हमने ली थी जितनी वायु जो है हमारे वातावरण में उपस्थित है उसी को हम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ऑक्सीजन को छांट के उसको अंदर ले लिया, ऐसा नहीं है। तो उसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे? 78% हमने लिया, 78% लिया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को लिया 21%, उसके बाद में
CO2, इसको लिया 0.03%। सांस ली हमने, तो सांस लेने में लिया हमने 78% ली नाइट्रोजन, 21% लिया हमने ऑक्सीजन को, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को लिया 0.03%। इसको जब हमने अंदर लिया, फिर ये गई फेफड़ों में, फेफड़ों से होते हुए ये जाएगी हमारी कोशिकाओं तक। कोशिकाओं में वहां ऑक्सीकरण की क्रिया होने के बाद फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वहां पे, वो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी हमारे फिर से फेफड़ों में, जो फेफड़े के जरिए बाहर आ जाएगी। अब ये हमने ली थी 78% नाइट्रोजन, 21% लिया था हमने ऑक्सीजन को, और 0.03% लिया था कार्बन डाइऑक्साइड को। अब ये बाहर किस रेशियो के हिसाब से छोड़ते हैं? नाइट्रोजन की तो हमें जरूरत ही नहीं है अंदर, तो इसलिए हम इसको पूरा पूरा बाहर छोड़ देंगे 78%। उसके बाद में ऑक्सीजन, जब हमने ऑक्सीकरण की क्रिया की अंदर, तो इसमें से 4 कम हो जाएंगे। 21 में से 4 को कम कर देंगे 4%। जब हम 21 में से 4 को कम करेंगे तो होंगे 17। 21% हमने ग्रहण की अंतः श्वसन के जरिए, 21% ऑक्सीजन को लिया, और निः श्वसन के जरिए हमने 17% ऑक्सीजन को जब छोड़ेंगे, तो इसका मैनेजमेंट तो कहीं ना कहीं होगा। तो मैनेज होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड ली थी हमने 0.03%, जो कि बिल्कुल ना के बराबर थी। और जब हम इसको 4% इसमें हमने कम कर दिया, तो 4% इसमें बढ़ाकर छोड़ेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हमने छोड़ी? 4%। समझ में आ गया? इसमें 4 का हेरफेर रहेगा, इसमें 21%, 70% छोड़ दी, 21% हमने ली थी। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, छोड़ी हमने कितनी? 4%। समझ में आ गया? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।